जब अपना ही खून पीठ पीछे खंजर घोंपने लगे तो रोने के बजाय चाणक्य की इस कूटनीति का इस्तेमाल करें। आस्तीन के सांप को उसी के बिछाए जाल में फंसाकर अपना घर और सम्मान कैसे बचाएं, जानिए इस कहानी में। नमस्कार, मैं विवेक वर्मा, जिसे आप SI वर्मा के नाम से भी जानते हैं। आज एक बार फिर आपके सामने जीवन की एक बहुत ही गंभीर और कड़वी सच्चाई लेकर आया हूं। हम अक्सर बाहर के दुश्मनों से लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार रहते हैं। हमारे पास उनके हर वार का जवाब होता है। लेकिन क्या होता है जब दुश्मन हमारे ही घर के अंदर बैठा हो, जब हमारे अपने ही लोग जिन पर हम आंख बंद करके भरोसा करते हैं हमारी जड्डें काटने लगें। आचार्य चाणक्य ने कहा था कि बाहर का दुश्मन एक झटके में वार करता है, लेकिन घर का भेदी दीमक की तरह होता है जो अंदर ही अंदर पूरी इमारत को खोखला कर देता है। आज की कहानी चंदनपुर गांव के एक संभ्रांत परिवार की है, जो आपको सिखाएगी कि जब घर का ही कोई सदस्य आपका विनाश करने पर तुल जाए तो कैसे उसे उसी की चाल में फंसाकर अपना सर्वस्व बचाया जाता है। चंदनपुर गांव में राघवेंद्र नाम के एक बहुत ही प्रतिष्ठित और संस्कारी व्यापारी रहते थे। उनका गुद्दा और अनाज का बहुत बद्धा व्यापार था। राघवेंद्र ने अपने जीवन में बहुत मेहनत की थी और अपने छोटे भाई भुवन को अपने बेटे की तरह पाला था। राघवेंद्र का मानना था कि परिवार ही मनुष्य की सबसे बड़ी ताकत होता है, इसलिए उन्होंने अपने पूरे व्यापार की चाबियां और हिसाब किताब की जिम्मेदारी भुवन को सौंप रखी थी। भुवन की पत्नी का नाम देविका था। देविका के मन में हमेशा से राघवेंद्र की संपत्ति और उनके रुतबे को लेकर एक गहरी ईर्ष्या छुपी थी। वह अक्सर एकांत में भुवन के कान भरती रहती थी। एक रात देविका ने भुवन से कहा, कब तक अपने बड्ढे भाई के नौकर बनकर रहोगे? व्यापार की सारी मेहनत तुम करते हो और गांव में नाम राघवेंद्र का होता है। अगर कल को उन्होंने तुम्हें जायदाद से बेदखल कर दिया तो हम कहां जाएंगे? तुम्हें अपने और मेरे भविष्य के लिए कुछ सोचना होगा। भुवन, जो पहले से ही भीतर से लालची था, अपनी पत्नी की बातों में आ गया। उसने राघवेंद्र की पीठ पीछे एक घिनौनी चाल चलनी शुरू कर दी। भुवन ने गांव के एक बेईमान साहूकार के साथ मिलकर व्यापार के खातों में हेरा फेरी शुरू कर दी। वह राघवेंद्र के नाम पर झूठे कर्ज लेता, व्यापार का अच्छा अनाज चुपचाप साहूकार के गोदाम में भिजवा देता और खातों में उसे घाटा दिखा देता। भुवन की योजना थी कि राघवेंद्र को इतना कर्जदार साबित कर दिया जाए कि वह हताश होकर व्यापार भुवन के नाम कर दे या गांव छोड़ कर चला जाए। कुछ महीनों बाद राघवेंद्र के एक बहुत ही पुराने और वफादार मुनीम को खातों की इस गडबडी का शक हुआ। उसने चुपचाप सारे सबूत इकट्ठे किए और एक दिन एकांत में जाकर राघवेंद्र को सब कुछ बता दिया। मुनीम ने भारी मन से कहा, मालिक, मुझे क्षमा करें, लेकिन आपके अपने ही भाई ने आपके विनाश की खाई खोद दी है। वह आपको कर्ज में डुबाकर सब कुछ हट टेपना चाहता है। जब राघवेंद्र ने वो सारे सबूत देखे तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। जिस भाई को उन्होंने उंगली पकड़ देकर चलना सिखाया था, वही आज उनके गले पर छुरी रख रहा था। राघवेंद्र का दिल टूट गया, उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्हें लगा कि वह उसी वक्त जाकर भुवन की गर्दन पकड़ दाच लें और उससे सारे राज उगलवा लें। दोस्तों, क्या आपके जीवन में भी कभी ऐसा हुआ है कि जिस इंसान पर आपने अपनी जान से ज्यादा भरोसा किया, उसी ने आपके भरोसे का खून कर दिया हो? घर के अंदर की यह राजनीति, अपनों का यह धोखा इंसान को अंदर से तोड़ डिश देता है। जब अपना ही खून गद्दारी करता है तो वो दर्द किसी भी बाहरी घाव से 100 गुना बढ़ा होता है। अगर आपको राघवेंद्र की यह पीड़ा अपनी सी लग रही है, अगर आप भी परिवार की शांति और अपनों के सम्मान के महत्व को समझते हैं, तो अभी वर्मा स्टोरीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपका एक सब्सक्राइब मुझे ताकत देता है कि मैं ऐसी सच्ची और भावनाओं से जुड़ी कहानियां आपके लिए लाता रहूं। जुड़िए हमारे इस परिवार से, सब्सक्राइब कीजिए और चलिए देखते हैं कि राघवेंद्र ने अपने इस दर्द को अपनी ताकत कैसे बनाया। राघवेंद्र क्रोध में भरकर भुवन के पास जाने ही वाले थे कि उन्हें अपने स्वर्गीय पिता के परम मित्र और गांव के सबसे विद्वान वृद्ध नारायण काका की याद आई। राघवेंद्र अपने आंसू पोंछकर सीधे नारायण काका के पास पहुंचे। नारायण काका एक शांत स्वभाव के ज्ञानी पुरुष थे, जिन्हें आचार्य चाणक्य की नीतियों का बहुत गहरा ज्ञान था।
राघवेंद्र ने रोते हुए सारी व्यथा नारायण काका को सुना दी और कहा, काका, मेरा अपना ही भाई मेरा शत्रु बन बैठा है। मेरा मन करता है कि मैं उसे पूरे गांव के सामने बेनकाब कर दूं और घर से धक्के मारकर निकाल दूं। आप ही बताइए, मैं क्या करूं? नारायण काका ने एक गहरी सांस ली, राघवेंद्र के माथे पर हाथ रखा और अत्यंत गंभीर स्वर में बोले, राघवेंद्र, शांत हो जाओ। आचार्य चाणक्य ने कहा है कि जब दुश्मन घर के अंदर हो तो क्रोध से नहीं, बुद्धि से काम लेना चाहिए। अगर तुम सीधे जाकर भुवन से लड़ोगे तो वह मुकर जाएगा। वह अपनी पत्नी के साथ मिलकर पूरे गांव में तुम्हें ही क्रूर और अत्याचारी बद्धा भाई साबित कर देगा। घर की इज्जत बाजार में नीलाम हो जाएगी और तुम्हारा परिवार हमेशा के लिए टूट जाएगा। राघवेंद्र ने बेचैनी से पूछा, तो फिर मैं क्या करूं काका? क्या मैं उसे अपना सब कुछ लूटने दूं? नारायण काका मुस्कुराए और बोले, नहीं बेटा, चाणक्य नीति कहती है कि घर के भेदी को उसी के बिछाए जाल में फंसाना चाहिए। जो व्यक्ति लालच के वशीभूत होकर चाल चलता है, उसका सबसे बड़ा शत्रु उसका अपना ही लालच होता है। तुम्हें उसे यह एहसास दिलाना होगा कि जो गड्ढा उसने तुम्हारे लिए खोदा था, उसमें अब वो खुद गिरने वाला है। मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम्हें एक नाटक करना होगा। इसके बाद नारायण काका ने राघवेंद्र को एक ऐसी अचूक कूटनीति समझाई जिसने राघवेंद्र की आंखें खोल दीं। अगले कुछ दिनों तक राघवेंद्र ने अजीब सा व्यवहार करना शुरू कर दिया। वह अचानक बहुत उदास रहने लगे। उन्होंने खाना पीना छोड़ डाल दिया और ऐसा नाटक करने लगे जैसे वह किसी बहुत बड़ी चिंता में हो। एक दिन उन्होंने अपने कमरे में भुवन और देविका को बुलाया। राघवेंद्र ने एक बहुत ही पुरानी और खाली तिजोरी के सामने बैठकर रोने का नाटक किया। राघवेंद्र ने रुंधे हुए गले से कहा, भुवन, मेरे भाई, मैं पूरी तरह से बर्बाद हो गया हूं। मुझे तुम्हारी और अपनी कुलवधू देविका की क्षमा चाहिए। मैंने तुम दोनों से एक बहुत बड़ा सच छुपाया था। भुवन और देविका एक दूसरे का मुंह देखने लगे। भुवन ने पूछा, क्या हुआ बड्ढे भैया? आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? राघवेंद्र ने अपने हाथ जोड़ लिए और कांपती हुई आवाज में बोले, बेटा भुवन, व्यापार के विस्तार के लिए मैंने आज से 5 साल पहले राज्य के सबसे क्रूर और निर्दयी सेठ महाजन काल भैरव से एक बहुत बड़ा अर्ण लिया था। मैंने सोचा था कि व्यापार से मुनाफा कमाकर उसे चुका दूंगा, लेकिन परिस्थितियां बिगड़ती गईं। आज वह आरण ब्याज सहित इतना बार गया है कि हमारी सारी संपत्ति, यह घर, अनाज के गोदाम, सब कुछ बेचने के बाद भी वह कर्ज पूरा नहीं होगा। महाजन ने मुझे कल तक की मोहलत दी है। अगर कल तक आरण नहीं चुकाया गया तो वह अपने गुंडों के साथ आकर हम सबको अपना बंधुआ मजदूर बना लेगा और तुम्हें तथा मुझे जीवन भर कोल्हू के बैल की तरह उसके कारखाने में पिसना पड़ेगा। ये सुनते ही भुवन और देविका के पैरों तले जमीन खिसक गई। देविका का चेहरा पीला पड़ गया। दोस्तों, यही तो इंसानी दिमाग की सबसे बड़ी कमजोरी है, भय। जब इंसान को लगता है कि उसकी चालाकी के बदले उसे मौत या गुलामी मिलने वाली है, तो उसके सारे षड्यंत्र धरे के धरे रह जाते हैं। राघवेंद्र ने नारायण काका की सलाह पर बिल्कुल सही दांव खेला था। क्या आपके आसपास भी कोई ऐसा व्यक्ति है जो चालाकी से आपको नुकसान पहुंचाना चाहता है? क्या आप भी सीखना चाहते हैं कि ऐसे लोगों को उनकी ही भाषा में कैसे जवाब दिया जाए? अगर हाँ, तो जीवन की इस सबसे बड़ी सीख को अपने दोस्तों तक पहुंचाने के लिए हमारे इस सफर में शामिल हों। अभी तुरंत वर्मा स्टोरीज को सब्सक्राइब करें। आपका एक छोटा सा कदम हमारे इस परिवार को और भी मजबूत बनाता है। तो जल्दी से सब्सक्राइब का बटन दबाइए और आगे सुनिए कि भुवन के साथ क्या हुआ। राघवेंद्र यहीं नहीं रुके। उन्होंने अपना अंतिम और सबसे घातक ब्रह्मास्त्र छोड़ देते हुए कहा, लेकिन भुवन, मैंने एक उपाय सोच लिया है। तुम मेरे छोटे भाई हो, मेरा खून हो। मैं तुम्हें बंधुआ मजदूर बनते हुए नहीं देख सकता। मैंने आज सुबह ही सारी वसीयत तुम्हारे नाम कर दी है। यह घर, यह व्यापार, सब कुछ आज से तुम्हारा है। मैं कल सुबह ही संन्यास लेकर जंगल चला जाऊंगा। महाजन काल भैरव जब आएगा तो तुम उसे कह देना कि राघवेंद्र भाग गया है, और चूंकि अब तुम इस संपत्ति के अकेले मालिक हो, इसलिए तुम्हें आरण से कोई लेना देना नहीं। तुम किसी तरह उसे मना लेना। यह लो, इस घर की और व्यापार की सारी चाबियां। राघवेंद्र ने चाबियों का गुच्छा भुवन के कांपते हुए हाथों में रख दिया और फूट फूट कर रोने का नाटक करते हुए अपने कमरे से बाहर चले गए। अब कमरे में केवल भुवन और देविका थे। उनके दिल की धड़कनें तेज हो गई थीं।
जिस संपत्ति को हडपने के लिए उन्होंने इतनी गंदी चालें चली थीं, वह संपत्ति अब उन्हें एक मौत के कुएं की तरह लग रही थी। देविका घबराकर बोली, "ये तुमने क्या किया? ये बुढ़ा तो खुद भाग रहा है और वो खूंखार महाजन काल भैरव हम दोनों की चमद्दी उधेड़ देगा। हमें यह कर्जदार जायदाद नहीं चाहिए। अगर हम इस घर के मालिक बने तो सारी उम्र हमें बंधुआ मजदूर बनकर रहना पड़ेगा।" भुवन पसीने से तरबतर हो गया। उसका सारा लालच हवा में उड़ चुका था और अब उसे सिर्फ अपनी जान की फिक्र थी। वह तुरंत चाबियों का गुच्छा लेकर राघवेंद्र के पास दौड़ा। भुवन राघवेंद्र के पैरों में गिर पड़ा और गिड़गिड़ाते हुए बोला, "भैया, मुझे क्षमा कर दीजिए। मुझे यह जायदाद नहीं चाहिए। मैं इस व्यापार का मालिक नहीं हूँ। आप मुझे इस घर से जाने की आज्ञा दीजिए। मैं अपनी पत्नी को लेकर हमेशा के लिए यह गांव छोड़ कर जा रहा हूँ।" राघवेंद्र ने शांत स्वर में कहा, "यह तुम क्या कह रहे हो भुवन? तुम मुझे इस मुसीबत में अकेले छोड़ ढकर कैसे जा सकते हो? तुम तो मेरे व्यापार के हिस्सेदार हो।" अपने प्राणों के भय से कांपते हुए भुवन ने अंततः अपना सारा सच उगल दिया। उसने कहा, "नहीं भैया, मेरा इस व्यापार से कोई लेना देना नहीं है। मैंने तो आपके नाम पर खुद बेईमान साहूकार से झूठे खाते बनवाए थे ताकि आपको घाटा हो और आप यह घर छोड़ डन दें। मैंने जो भी पैसा व्यापार से चुराया है वह सब साहूकार के गोदाम में छुपा रखा है। आप चाहें तो वो सारा पैसा ले लें, लेकिन मुझे उस खूंखार काल भैरव के हवाले मत कीजिए। मैं आपका कोई सगा नहीं हूं। मैंने आपके साथ गद्दारी की है। मुझे यहां से जाने दीजिए।" उसी समय कमरे का दरवाजा खुला और पीछे से नारायण काका के साथ गांव के 4 सबसे प्रतिष्ठित मुखिया अंदर आ गए। राघवेंद्र ने उन सबको पहले ही बाहर छुपकर सारी बातें सुनने के लिए खड़ीदीधा कर रखा था। भुवन यह देखकर सुन्न रह गया। उसे समझ आ गया कि महाजन काल भैरव और उस भयंकर कर्ज की पूरी कहानी सिर्फ एक नाटक थी। राघवेंद्र ने उसे उसी के लालच और डर के जाल में फंसाकर सच उगलवा लिया था। पूरे गांव के मुखियों के सामने भुवन का घिनौना चेहरा बेनकाब हो चुका था। गांव के मुखियों ने भुवन को कड़ीडीडी फटकार लगाई और उसे पंचायत के सामने पेश होने का आदेश दिया। लेकिन राघवेंद्र का दिल बद्धा था। उन्होंने मुखियों से हाथ जोड़कर निवेदन किया कि वह इस मामले को परिवार के अंदर ही रखना चाहते हैं। राघवेंद्र ने भुवन की तरफ मुद्द कर देखा। उनकी आंखों में अब आंसू नहीं बल्कि एक अजीब सी कठोरता थी। उन्होंने कहा, "भुवन, मैंने तुम्हें अपना बेटा माना था और तुमने मुझे अपना शिकार। तुम इस घर को और मुझे लूटना चाहते थे ना? मैंने तुम्हें सब कुछ तो दे दिया था, फिर तुम क्यों डर गए? क्योंकि पाप का बोझा इंसान को कायर बना देता है। मैंने तो तुम्हें माफ कर दिया है, लेकिन अब तुम इस घर में रहने के लायक नहीं हो। तुमने अपना हिस्सा गद्दारी में ही ले लिया था। अब तुम और देविका इसी क्षण इस घर से और मेरी जिंदगी से हमेशा के लिए चले जाओ।" भुवन और देविका सिर झुकाए अपने किए पर पछताते हुए हमेशा के लिए उस गांव से चले गए। राघवेंद्र ने अपना व्यापार वापस संभाला और नारायण काका के आशीर्वाद से वह पहले से भी ज्यादा सफल हुए। निष्कर्ष। दोस्तों, आचार्य चाणक्य की यह नीति हमें सिखाती है कि घर के दुश्मन को कभी भी क्रोध या भावनाओं में बहकर नहीं हराना चाहिए। जो व्यक्ति आपके खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है, उसकी सबसे बड़ी कमजोरी उसका अपना स्वार्थ और लालच होता है। उसे उसी के बुने हुए जाल में एक ऐसा डर दिखाओ कि वह अपना सारा सच खुद उगल दे। बुद्धिमान व्यक्ति अपनी पीढ़ा को अपनी कमजोरी नहीं बल्कि अपना हथियार बनाता है। जब अपनों का पर्दाफाश करना हो तो चीख पुकार से नहीं बल्कि खामोशी और गहरी चाल से उन्हें उनकी सही जगह दिखानी चाहिए। आज की ये कहानी अगर आपको पसंद आई हो, अगर आपको लगता है कि चाणक्य का यह ज्ञान समाज के हर उस इंसान तक पहुंचना चाहिए जो अपनों के धोखे का शिकार है, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। और हाँ, अगर आपने अब तक वर्मा स्टोरीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं विवेक वर्मा आपसे आग्रह करता हूं कि अभी सब्सक्राइब करें। आप सभी का प्यार और जुड़ाव ही मेरे लिए सबसे बड़ी प्रेरणा है। अपने परिवार में शांति बनाए रखें, लेकिन अपनों के भेष में छुपे दुश्मनों से हमेशा सावधान रहें। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद और नमस्कार।